दोस्तों जल्दी से आपके अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा लेक्चर, हमारी जो पोएम एज रिटन ऑन कंट्री चर्चयार्ड जो हमने जहाँ पर लास्ट टाइम फिनिश की थी ना, हम उसी से आगे से पढ़ेंगे। एक चीज़ जो मैंने पिछले लेक्चर में बताना भूल गया आपको कि टाइटल में एलेजी है। एलेजी का मतलब क्या होता है? एलेजी मतलब शोक गीत। क्या होता है? शोक गीत, यानी किसी के मृत्यु पर या किस चीज़ का दुख मनाते हुए हम जो गीत लिखते हैं या पोएम लिखते हैं ना, उसको एलेजी कहते हैं। तो वो एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड, क्योंकि एक गांव के एक चर्च यार्ड में वो चर्च के वहाँ पे खड़े होकर एक तरह से उन्होंने एलेजी लिखी है और उसके बारे में लिखी है। तो बेसिकली टाइटल वहीं से लिया है इन्होंने ना। तो देखो हम आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने पिछली बार पढ़ लिया था, इसके आगे करते हैं। Perhaps in this neglected spot is laid some heart once pregnant with celestial fire। तो जो राइटर हैं वो बोल रहे हैं परहैप्स, शायद, इन दिस नेग्लेक्टेड स्पॉट इज लेड, यानी इस नेग्लेक्टेड स्पॉट मतलब ऐसी जगह जिसपे किसी का कोई ध्यान नहीं है ना। वो किसकी बात कर रहे हैं? इसी कब्रगाह की बात कर रहे हैं, इसी ग्रेवयार्ड की बात कर रहे हैं जहाँ पे गांव वाले कॉमन लोगों की ग्रेव्स, कब्र गड़ी हुई है, दफनाए हुए हैं वो लोग, है ना। तो बोल रहे हैं शायद इस नेग्लेक्टेड स्पॉट पर किसी का ध्यान नहीं गया है। सम हार्ट वंस प्रेग्नेंट विद सेलेस्टियल फायर, बहुत संभावना है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी इनमें हो सकता है जिसके दिल में, आप कह सकते हो, सेलेस्टियल फायर जल रही हो। कहने का मतलब है कि उसके मन में बहुत कुछ करने की हो क्षमता हो, उसका मन हो बहुत कुछ करने का, सेलेस्टियल फायर। और आप ये मान सकते हो कि ऐसी अग्नि जल रही हो उसके, एक दिव्य अग्नि, यानी वो संसार के लिए कुछ अच्छा कर पाता, ऐसा व्यक्ति हो सकता था। इन कब्र में क्या पता कोई व्यक्ति भी हो सकता है जो मर चुका है। हैंड्स दैट रॉड ऑफ एम्पायर माइट हैव स्वेड, ऐसे हाथ भी हो सकते थे जो एक एम्पायर की शिलाओं को, एक साम्राज्य को हिला के रख दें। यानी कि उनमें इतनी क्षमता होती कि वो, क्या पता इनमें कोई ऐसा व्यक्ति होता जो पूरे एक एम्पायर को हिला देता। और वेकेट टू एस्ट लिविंग लायर, और संभावना है कि ऐसा भी व्यक्ति हो सकता जो एक बहुत अच्छा कवि होता। लायर वैसे म्यूजिशियन होता यानी एक, आप ये मान लो, एक बहुत अच्छा संगीतकार होता है ना। तो मतलब कोई भी हो सकता है इन दफनाए लोगों में से, क्या पता ऐसा व्यक्ति होता जिसके अंदर मतलब ऐसी भावना होती कुछ अच्छा कर दिखाने की, या फिर ऐसा व्यक्ति हो सकता था जो बहुत ही ताकतवर होता, किसी साम्राज्य को हिला देने की क्षमता रखता हो। और ऐसा व्यक्ति भी हो सकता था कि जो बहुत अच्छा म्यूजिशियन बन जाता भविष्य में, परंतु क्योंकि उनको इतना मौका नहीं मिला, है ना। तो देखो, बट नॉलेज टू देयर आईज हर एम्पल पेज रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम डिड नेवर अनरोल, परंतु जो नॉलेज, जो ज्ञान उनकी आंखों ने देखा, मतलब बहुत ज्ञान था उनके अंदर। टू देयर आईज हर एम्पल पेज मतलब बहुत ज्यादा ज्ञान था उनके पास में। ज्ञान किस टाइप का? रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम डिड नेवर अनरोल, मतलब उनके पास ऐसा ज्ञान था जो कि एक्सपीरियंस, स्पॉइल्स ऑफ टाइम, क्या आप कह सकते हो कि इस तरह का ज्ञान था जो बेसिकली एक्सपीरियंस से गेन होता है। किससे गेन होता है? किससे मिलता है? एक्सपीरियंस से, यानी अनुभव से। तो ऑब्वियस सी बात है, दुनियादारी की बहुत समझ रही होगी लोगों को। और जनरली हम देखा जाए तो दुनियादारी की समझ होती है साधारण लोगों को, भले ही उनके पास में किताबी ज्ञान इतना ना हो, पर दुनियादारी का ज्ञान बहुत होता है। तो ऐसे लोगों को जीवन जीने का, ह्यूमैनिटी, मानवता का ज्ञान बहुत रहा होगा। बट डिड नेवर अनरोल, परंतु वो कभी सामने आ नहीं पाया। अनरोल मतलब कभी वो खुल नहीं पाया। चिल पेनरी रिप्रेस देयर नोबल रेज, चिल पेनरी मतलब बहुत ज्यादा अखंड गरीबी, बहुत ज्यादा गरीबी ने क्या किया? रिप्रेस देयर नोबल रेज, मतलब वो कुछ अच्छा करते, उनके रेज का मतलब गुस्सा होता है, मतलब कुछ अच्छा काम करने का उत्साह अगर उनके अंदर कुछ था तो वो क्या था? गरीबी ने दबा दिया। रिप्रेस मतलब दबा दिया उसको, यानी कुछ कर नहीं पाए। एंड फ्रोज द जेनाइल करंट ऑफ द सोल, और जो दिल में जो एक अच्छी भावना की लहर दौड़ती है ना एक आत्मा के अंदर, वो लहर जम गई। वो क्या हो गई? जम गई, क्योंकि उनकी आत्मा को कभी वैसा मौका मिला नहीं, मतलब ये लोग, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई इन लोगों को। तो इसी कवि इसलिए बार बार फोकस कर रहा है कि इन कब्रों में ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत कुछ कर सकते थे जिंदगी में, परंतु उनको वो मौका नहीं मिला कभी कुछ करने का, क्योंकि वो सिर्फ यहीं गरीबी में दब के रह गए, इसी छोटे से इलाके में रह गए। उनको कभी खुद को एक्सप्रेस करने का, एक्सपोज करने का कोई मौका ही नहीं मिला। फुल मैनी ए जेम ऑफ प्यूरेस्ट ट्रेस, देखो उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, देखो और चीजें बता रहे हैं कि बहुत से ऐसे नगीने, फुल मैनी ए जेम ऑफ प्योरेस्ट रे सीरीन, मतलब एकदम पवित्र, साफ दिल के ऐसे बहुत से नगीने हो सकते हैं, यानी बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं। द डार्क अनफेटम्ड केव्स ऑफ ओशन बेयर, आज आप कह सकते हो ये जो कब्रें हैं वो एक समुद्र के समान है जिसकी गहराइयों में
अंधेरे में, अनफेटम्ड जिनको नापा नहीं जा सकता है, ऐसी केव्स मतलब ऐसी गहराई में, ऐसी गुफाओं के अंदर, ओशन की जैसे बहुत गहराई में बहुत सी गुफाएं होती है, समुद्र तल में नीचे बहुत सी ऐसी मतलब पानी की सतह 5-6 किलोमीटर नीचे सतह में ऐसी बहुत सी सुरंगें गुफाएं होती हैं जहाँ पर पता नहीं क्या क्या चीज़ छुपी हुई है, किसी को नहीं पता। तो वहीं से उठा के मतलब ये उदाहरण दिया है ना, एक इमेज क्रिएट करी है कि जैसे एक ओशन में बहुत गहराई में ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमको नहीं पता क्या क्या चीज़ छुपी हुई है, ऐसी आज ये कब्रें डार्क अनफेटम्ड केव्स बन गई हैं। कब्र जो है जहाँ पर लोग दफनाए हुए हैं, ये डार्क अनफेटम्ड केव्स बन गई हैं। मतलब एक ऐसी जगह हो चुकी है, अब वहां से मतलब ये लोग दफन हो गए, अब इनका टैलेंट का कोई मतलब वैसे इस्तेमाल कर नहीं सकता ना। तो ये वो जेम्स हैं जो बहुत ही पवित्र थे, बहुत पवित्र नगीने थे, परंतु डार्क अनफेटम्ड केस में खो गए मतलब एक तरह से। फुल मैनी ए फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश एंड सीन। या फिर आपको दूसरे दूसरे तरीके से ये भी देख सकते हो कि जिस इलाके में रहते थे उस मतलब जैसे कि विलेजेस में, उन विलेजेस में कोई आता ना जाता ना कुछ नहीं, मतलब किसी को पता ही नहीं वहां पर कौन कौन रहता है, क्या करता है, क्या टैलेंट है, किसी को नहीं पता। तो बेसिकली कोई उनको खोज ही नहीं पाया। ठीक है, आप वैसे भी देख सकते हो उसका अर्थ। अब फुल मैनी अ फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन। बहुत से ऐसे फ्लावर यानी बहुत से ऐसे फूल थे इनमें, यानी बहुत से ऐसे इंसान हैं। फ्लावर एक तरह से यहाँ पर जो एक मेटाफर यूज हुआ है, किन के लिए इस्तेमाल किया गया है, वही पीपल, लोगों के लिए। ठीक है, तो मेटाफर यूज हुआ है फ्लावर। ठीक है, फुल मैनी अ फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन। ऐसे बहुत से फ्लावर रहे होंगे इनमें जो पैदा तो हुए, मुस्कुराए भी, खिले भी, परंतु अनसीन, पर किसी ने नहीं देखा। मतलब उन्होंने अपना टैलेंट दिखाना शुरू भी किया होगा परंतु सिर्फ छोटे से इलाके में सिमट के रह गए। एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस इन द डेजर्ट एयर। और उन्होंने अपना टैलेंट कहाँ वेस्ट कर दिया, जैसे कोई फूल डेजर्ट में खिल जाए, यानी रेगिस्तान में, कोई डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान में कोई फूल खिल जाए तो वो अपनी खुशबू कहाँ वेस्ट कर रहा है, कहीं नहीं। कोई लोग तो सूंघेंगे नहीं उसको, कोई लोग तो इस्तेमाल करेंगे नहीं। डेजर्ट की जो हवा है उसी में बहके उसी में खुशबू रह जाएगी फूल की। तो उसी तरीके से इन लोगों ने भी अपना टैलेंट एक गांव रूपी डेजर्ट बोल सकते हो आप तो, जो विलेज है ना वहां पर बेसिकली सिर्फ कुछ ही लोग जो वहां के रहने वाले हैं वही उनका टैलेंट देखेंगे, और वो भी अप्रिशिएट करें नहीं करे टैलेंट को, वो भी टैलेंट को कंसीडर करें या नहीं करें, कोई गारंटी थोड़ी ना इस चीज की। तो बेसिकली उनका टैलेंट है वो वेस्ट हो गया है, उनकी मिठास, उनके उन फूलों की मिठास वहीं सीमित रह गई। एक डेजर्ट में जैसे हवा चलती है ना, जैसे वहां पर फूल खिल जाए और वेस्ट हो जाए ना, उस तरह से गांव में रह के वेस्ट हो गई, कहने का मतलब ये है। सम विलेज हैम्पडन दैट विद डाउंटलेस ब्रेस्ट। अब देखो, अब इन्होंने रियल लाइफ एग्जांपल्स उठाना स्टार्ट कर दिए यहाँ से, यानी रियल में कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो लोग ऐसे रहे हैं कि जैसे हैम्पडन, जॉन हैम्पडन थे एक। जॉन हैम्पडन एक्चुअली ऐसे पर्सन थे जो जिन्होंने विरोध किया था, चार्ल्स फर्स्ट नाम का राजा था, उसने कुछ बहुत ही दमनकारी टैक्स वगैरह लगाए थे। तो जॉन हैम्पडन ने उसका विरोध किया था, चार्ल्स फर्स्ट के इन टैक्सेस का। तो उधर से उदाहरण उठाया है कि इन लोगों में कोई हैम्पडन भी हो सकता था, दैट विद डाउंटलेस ब्रेस्ट, जिसमें बहुत ज्यादा साहसी छाती हो, जिसकी मतलब जिसमें बहुत ज्यादा साहस हो, ऐसा हैम्पडन भी हो सकता था इन लोगों में। द लिटिल टायरेंट ऑफ हिज फील्ड्स विल स्टूड, जो अपने खेतों के तानाशाह, खेतों में तानाशाह मतलब लैंडलॉर्ड्स मान लो आप, गांव में जो खेतों का तानाशाह तो लैंडलॉर्ड्स ही होता है, यानी कि जमींदार वगैरह है ना, जो खेतों के तानाशाह के सामने खड़ा हो पाता। मतलब इन लोगों में ऐसा कोई हैम्पडन भी हो सकता था, जिस तरह से जॉन हैम्पडन चार्ल्स फर्स्ट की तानाशाही के सामने खड़ा हो गया, उस तरह से इन गांव वालों में भी कोई हैम्पडन हो सकता था जो लैंडलॉर्ड्स की तानाशाही के सामने, यानी कि जमींदारों की तानाशाही के सामने खड़ा हो पाता। सम म्यूट इनग्लोरियस मिल्टन हियर में रेस्ट। और हो सकता है कि कोई ऐसा मिल्टन, मिल्टन कौन, जॉन मिल्टन, बहुत ही फेमस कवि जॉन मिल्टन। तो जैसे मिल्टन इतने महान कवि रहे, ऐसा कोई मिल्टन इनमें भी हो सकता है, परंतु वो म्यूट रह गया, मतलब उसको किसी ने नहीं सुना, चुपचाप रह गया और उसको प्रसिद्धि नहीं मिली। ठीक है, वो इनग्लोरियस रह गया। तो सम म्यूट इनग्लोरियस मिल्टन हियर में रेस्ट, यानी इन कब्रों में कहीं कोई ऐसा व्यक्ति भी रेस्ट कर रहा होगा जो कि मिल्टन बन सकता था, परंतु वो उसकी किसी ने मतलब उसको कोई सुनने वाला नहीं था, मतलब वो यहीं पर सिमट के रह गया। सम क्रॉमवेल गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्री ब्लड। और ये भी संभावना है कि कोई क्रॉमवेल, क्रॉमवेल कौन पर्सन है, क्रॉमवेल वो पर्सन है जिसने चार्ल्स फर्स्ट की मतलब चार्ल्स फर्स्ट को मारा। तो देखो कहाँ गए हम लोग हाँ ये रहे। तो जैसे मान लो वो बता रहे हैं कि सम क्रॉमवेल गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्री ब्लड, यानी कि इनमें कोई क्रॉमवेल भी हो सकता है। ओलिवर क्रॉमवेल ने क्या किया था, चार्ल्स फर्स्ट जो था ना, जिसका भी मैंने उदाहरण दिया आपको, जिन्होंने तानाशाह जिसके खिलाफ जॉन हैम्पडन खड़े हुए थे, तो चार्ल्स फर्स्ट की मतलब उनको मारने में ओलिवर क्रॉमवेल का मेन योगदान था। उन्होंने एक तरह से विद्रोह को लीड किया था ओलिवर क्रॉमवेल ने।
ये तब की बात है 1648 की लगभग, है ना। तब है ना ओलिवर क्रॉमवेल ने एक विद्रोह को लीड किया और चार्ल्स फर्स्ट को मारा और उसकी जगह खुद फिर रिप्लेस होकर खुद ही राजा बन गया था। तो इनमें से कोई क्रॉमवेल भी हो सकता है, मतलब उस तरह का साहसी पर्सन, गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्री ब्लड, परंतु क्योंकि क्रॉमवेल ने खुद ही के देश के आदमी चार्ल्स फर्स्ट को मारा, तो इसके हाथ किससे रंग गए? खुद ही के देश के आदमी के खून से रंग गए, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हो ना। परंतु इनमें जो क्रॉमवेल होता वो गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्री ब्लड, मतलब कम से कम उसके हाथों में वो गिल्ट नहीं होती, वो पश्चाताप वाली खून नहीं होता, जो मतलब एक तरह से ओरिजिनल जो क्रॉमवेल था उसके हाथों में रंगा हुआ था, मतलब उसने एक कंट्रीमैन की हत्या करी थी। तो इनमें से कोई क्रॉमवेल तो होता, परंतु वो पॉसिबल है कि उसके हाथों अपने कंट्री के आदमी का खून नहीं हुआ होता। अब द अप्लॉज ऑफ लिसनिंग सीनेट्स टू कमांड, अब देखिए आगे, द अप्लॉज ऑफ लिसनिंग सीनेट्स टू कमांड, इनमें से ऐसे बहुत से लोग हो सकते थे जो क्या होते, पार्लियामेंट में पहुंच जाते, यानी कहाँ, संसद में पहुंच जाते, ठीक है। तो पार्लियामेंट में पहुंचते तो वहां पे भाषण देते, भाषण देने का मौका मिलता तो उनको तारीफ मिलती, सीनेट्स टू कमांड, उनको जनता सुनती, उनके कमांड, उनके जो भाषण को सुनती, यानी द अप्लॉज ऑफ लिसनिंग सीनेट्स टू कमांड, यानी उनके भाषण को सुन के लोग तारीफ करते और उनके ऑडियंस तक उनकी बात पहुंचती और वो प्रभावित होते उनसे। द थ्रेट्स ऑफ पेन एंड रूम टू डेस्पाइज, और उनको मौका मिलता, जब पार्लियामेंट तक पहुंचते तो उनको क्या मौका मिलता कि जो तानाशाह राजा होता है, उसके जो ऑर्डर होते हैं उनसे जो दुख होता है लोगों को, थ्रेट्स ऑफ पेन एंड रूल, और बर्बादी होती है, उसको वो क्या कर पाते, विरोध कर पाते उसका, वहां पे पार्लियामेंट में रह के एक तरीके से। यानी कि ऐसे तानाशाही राजा जो अपने तानाशाह नियम बनाते हैं, ऑर्डर पास करते हैं, उनसे जो पेन एंड रून जो फेस करती जनता, उसका वो नफरत, मतलब उसको एक तरह से विरोध कर पाते, टू स्कैटर प्लेंटी ओवर स्माइलिंग लैंड, और विरोध करके फिर उस चीज को खत्म कर पाते और फिर क्या कर पाते, बिखेर पाते। स्कैटर मतलब बिखेरना, प्लेंटी यानी बहुत अधिक, क्या, ओवर स्माइलिंग लैंड मतलब खुशहाली बिखेर पाते अपने देश की जमीन के ऊपर। एंड रीड देयर हिस्ट्री इन नेशन साइज, और क्या कर पाते वो कर पाते कि मतलब क्योंकि उन्होंने जो काम किया होता, पार्लियामेंट में रह के वो काम करते, तो वो काम किया वो तो हिस्ट्री बन जाता बाद में, भविष्य के लोगों के लिए तो हिस्ट्री होता कि उन्होंने अच्छा काम किया। तो वो भविष्य के लोगों की आंखों में क्या देखते, खुद के कार्य को देखते कि उन्होंने जो कार्य किया पार्लियामेंट में रह के वो उस कार्य से कितने संतुष्ट हैं। रीड करते हिस्ट्री को, यानी खुद की लिखी गई हिस्ट्री को एक तरह से भविष्य में लोगों की आंखों में देखते, नेशन की आंखों में देखते और पहचानते कि हाँ हमने जो कार्य किया क्या लोग उसे संतुष्ट थे, मतलब संतुष्ट हैं कि नहीं, ये जो हमने पास्ट में कार्य किया। तो मतलब में से बहुत से लोग हो सकते थे इन कब्रों में जो गड़े हुए हैं, जो कि पार्लियामेंट तक पहुंचते और वहाँ सेनेटर्स बनते, है ना, जैसे हमारे एमपी एमएलए होते हैं ना, वहाँ सीनेटर्स होते हैं, है ना। तो वहां पर वो जाके भाषण देते, लोग उनकी भाषण को सुनते, है ना, और उनको मौका मिलता, उन पार्लियामेंटेरियंस को, पार्लियामेंट में होते उनको मौका मिलता तानाशाही नियमों को हटाने का, है ना। साथ में वो लोगों में खुशहाली लाते और फिर बाद में भविष्य में वो लोगों की आंखों में देखते कि हमने जो इतिहास रचा वो उससे संतुष्ट है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे, देयर लॉट फोरबिड नॉर सर्कमस्क्राइब्ड अलोन देयर ग्रोइंग वर्च्यूज, मतलब अब देयर लॉट मतलब किस्मत, उनकी किस्मत ने उनको रोक दिया, मना कर दिया, मतलब वो कुछ कर नहीं पाए किस्मत की वजह से, ठीक है। नॉर सर्कमस्क्राइब्ड अलोन देयर ग्रोइंग वर्च्यूज, परंतु उनकी किस्मत ने केवल सर्कमस्क्राइब्ड मतलब सीमित कर दिया, केवल उनके बढ़ते हुए गुणों को ही सीमित नहीं कर दिया, मतलब उनके गुण खुल के बाहर नहीं आ सके, तो उनके गुणों को ही सीमित नहीं किया, बट देयर क्राइम्स कन्फाइंड, पर उनके अपराध भी सीमित रह गए। क्योंकि देखो जब आदमी बड़ा बन जाता है तो गुण तो ठीक है, गुण तो बाहर निकालने का मौका मिलता है, परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि गुणों की जगह अपराधी रास्ते अपना लेते हैं और फिर अपराध करने लग जाते हैं। तो मतलब इनमें से बहुत से लोग हैं जिनको अपने गुण बाहर निकालने का मौका नहीं मिला, उनके गुण सीमित रह गए, है ना, एक चीज में, एक घेरे में बंद के रह गए, एक पर्टिकुलर इलाके में ही रह गए, परंतु वो क्राइम करने से भी बच गए उनमें से बहुत से लोग। फोरबिड टू वेड थ्रू स्लॉटर टू अ थ्रोन, मान लो कोई बहुत सामर्थ्यवान है ना, जिसमें ताकत है, सामर्थ्यवान है, वो लोगों को मतलब एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है, मतलब फ्यूचर में राजा बन सकता है, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है, तो फोरबिड टू वेड थ्रू स्लॉटर टू ए थ्रोन, तो एक सिंहासन तक पहुंचने तक जो मारकाट मचानी, स्लॉटर मतलब मारकाट, यानी कि वो व्यक्ति इस काम को करने से बच गया, फोरबिड टू वेड, यानी उसको ऐसा नहीं करना पड़ा, क्या नहीं करना पड़ा, उसे मारकाट नहीं करनी पड़ी सिंहासन तक पहुंचने के लिए। एंड शट द गेट्स ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड, और मानवता के सामने दया के गेट बंद नहीं करने पड़े, मतलब ऐसा व्यक्ति जो मारकाट करके राज्य तक मतलब सिंहासन तक पहुंचे,
तो बहुत पॉसिबली है कि आगे फ्यूचर में वो दया का कोई भाव ही ना रखे, दया के सारे गेट बंद कर दे मानवता के ऊपर, यानी जनता के ऊपर दया के सारे भाव ही खत्म कर दे और तानाशाही अपना ले। तो मतलब इन लोगों को अपने अच्छे गुणों को दिखाने का मौका नहीं मिला, परंतु साथ में इनकी बुराइयां भी छुप गई, ये बुराइयां भी नहीं कर पाए। वो ना तो वैसे सिंहासन तक पहुंच पाए जहां पर वो मार काट करके पहुंचते और फिर वहां पे जाके तानाशाही बरतते और लोगों पे अत्याचार करते, दया का भाव नहीं रखते, तो ये काम करने से बच गए। साथ में द स्ट्रगलिंग पैंक्स ऑफ कॉन्शियस ट्रूथ टू हाइड, साथ में किस चीज से देखो बच गए, देखो स्ट्रगलिंग पैंक्स ऑफ कॉन्शियस ट्रूथ टू हाइड, जब आपने कुछ बुरा किया है तो आप क्या करते, सच्चाई को छिपाने की कोशिश करते हो, ट्रूथ टू हाइड, ठीक है। कॉन्शियस ट्रूथ मतलब एकदम स्पष्ट ट्रूथ होता है, उसको छिपाने की कोशिश करते हो, तो उसको छुपाने में जो आपको पैंग्स, स्ट्रगलिंग पैंग्स, आपको जो मतलब उथल पुथल मचती है ना शरीर में, वो उथल पुथल मचने से बच गई, ये मान लो सीधी सी भाषा में। टू क्वेंच द ब्लशेज ऑफ इंजेनस शेम, और जो मतलब शार्फ अपने कामों पे, मतलब अपने जो कर्म किए हैं उन कर्मों पे उनको शेमफुल होना चाहिए, वो शेमफुल नहीं हो पाए, वो शेमफुल होने से बच गए। क्वेंच द ब्लशेज, क्वेंच मतलब दबा देना, ब्लशेज मतलब शर्म आना, मतलब शर्म आने से बच गए, शर्म नहीं आ पाई, शर्म आने से पहले ही उन्होंने अपने मतलब सच को दबा दिया। तो सीधी सी बात है, मतलब ये फीलिंग ही नहीं फील कर पाए वो लोग जो कब्र में दफन दफन रह गए ना, उन्होंने ना तो उनको बुराई करने का मौका मिला, जब बुराई नहीं करी तो सच को छुपाने का मौका भी नहीं मिला, यानी बुराई के सच को छुपा नहीं पाए, और ना ही जो सच, अगर आप सच छुपाने की कोशिश करते हो तो आपके अंदर दिल में मतलब उथल पुथल मचती है, तो उनको उथल पुथल फेस नहीं करनी पड़ी, है ना, उनको वो शर्मिंदगी फेस नहीं करनी पड़ी, जो शर्मिंदगी मतलब उनको फील हो रही होगी मन में, भले ही चेहरे से बाहर निकालने से वो बचाते। अगर मान लो सही में अपराध किया होता तो फिर क्या होता, वो उस लेवल तक पहुंच जाते, अपराध करते, तो फिर क्या होता, वो चेहरे पे उस शर्मिंदगी को छुपाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो कोशिश करने का उनको मौका नहीं मिला, ठीक है। और हीप द श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड, और उनको बहुत ज्यादा धन दौलत को इकट्ठा करने का मौका नहीं मिला, हीप उसके ढेर लगाने का मौका नहीं मिला, घमंड करने का मौका नहीं मिला। विद इंसेंस किंडल्ड एट द म्यूज फ्लेम, साथ में क्या हुआ, म्यूज फ्लेम का मतलब होता है, म्यूज मतलब कवि, फ्लेम मतलब कवि की ज्वाला, यानी कवि की लिखी गई कविताएं या तारीफ। तो एक कवि के द्वारा जो तारीफ की जाती है किसकी, राजा की, मेनली यहाँ पर राजा की बात होगी, है ना। तो देखो एक कवि जो राजा की तारीफ करता है जनरली क्या करता है, चापलूसी करता है, फ्लैटरी करता है ना, फ्लैटरी करता है ना, चापलूसी होती है। तो विद इंसेंस किंडल्ड एट द म्यूज फ्लेम, यानी कि जो एक कवि चापलूसी करके मतलब अपनी कविताओं की खुशबू फैलाता है, इंसेंस खुशबू फैला के, मतलब एक राज्य मतलब कोर्ट के अंदर आप कह सकते हो अपनी कविताओं की तारीफ से चापलूसी रूपी खुशबू फैलाता, वो खुशबू फैलाने का मौका नहीं मिला, मतलब चापलूसी करने का मौका इनको नहीं मिला। तो ये अच्छा हुआ, मतलब इन चीजों से करने से बच गए लोग। देखो कितनी चीजें करने से बच गए, काफी चीजें करने से बच गए ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम दिए, खून खराबा करने से बच गए, है ना, तानाशाही बरतने से बच गए, सच को छुपाने से मतलब अपराध करके सच को छुपाने से बच गए, ठीक है, शर्मिंदगी फेस करने से बच गए, धन दौलत और घमंड इकट्ठा करने से बच गए, साथ में फ्लैटरी चापलूसी करने से बच गए, इन कामों को करने से, इन बुराइयों करने से बच गए। तो देखो पोइट ने कितनी खूबसूरती से बताया है कि एक तरफ तो वो अच्छे काम उनके रह गए, छुपे रह गए, ठीक है, ये बात तो मानी, परंतु बुरे काम भी नहीं कर पाए, उनको मौका ही नहीं मिला। गाँव में तो क्या ही बुरे काम करते हो, है ना। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड्स इग्नोबल स्ट्राइफ, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड्स इग्नोबल स्ट्राइफ। अब देखो यहाँ से अगला पैरा है ना, वो आता है रूरल और अर्बन, दो तरह के यानी शहरों में रहने वाले और गांव में रहने वालों की लाइफ में डिफरेंस एकदम शो हो रहा है कि फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड्स इग्नोबल स्ट्राइफ, ये लोग क्यों गांव में रह गए, अगर ये बड़े लोग बनते तो शहरों में जाके रहते, तो शहरों में क्या होता है, मैडिंग क्राउड, पागल कर देने वाली भीड़ भड़ाका होता है, और इग्नोबल स्ट्राइफ, और मतलब हर छोटी मोटी चीजों पे, इग्नोबल स्ट्राइफ मतलब हर छोटी छोटी चीजों पे, स्ट्राइफ मतलब झगड़ा होता है, हर छोटी छोटी चीजों पे झगड़ा होता है, और बहुत ज्यादा भीड़ भड़का होता है, दुनिया की बहुत ज्यादा भागदौड़ होती है शहरों में। तो ये गाँव में रहते हैं तो इस चीज से दूर रहे, फार यानी इस चीज से दूर रहे, किससे, दुनिया के भाग मतलब शहरों के भीड़ भड़के से, शहरों के अपराधों से, शहरों की छोटी मोटी चीजों में झगड़ों से, इनसे दूर रहे। अब देखो इस लाइन में एक चीज और है, जैसे आप देखोगे ना कि फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये जो लाइन है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, इतना सा, एक्चुअली ये एक बहुत ही फेमस नोवेल है, फेमस नोवेल का टाइटल है, सेम बिल्कुल, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। वो नोवेल है ना, वो नोवेल है थॉमस हार्डी का, किसका है, थॉमस हार्डी। ये तो काफी बाद में आया था, 1874 के समथिंग आया था ये नोवेल। तो भाई साहब ये जो नोवेल था, थॉमस हार्डी ने टाइटल उठाया था ना, सीधा सीधा इस पोएम से उठाया था। अब आप देख सकते हो मतलब इतनी फेमस है ये पोएम
टाइटल एक बहुत फेमस नोवेल का टाइटल भी यहीं से उठाया गया है ना। अब फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड स्टबल स्ट्राइफ देयर सोबर विशेज नेवर लर्न टू स्ट्रे। अब क्योंकि गांव में रहते थे तो इनकी सोबर विशेज का मतलब होता है कि बहुत सिंपल कामनाएं, यानी सभ्य सिंपल कामनाएं, इनकी जो काम सिंपल कामनाएं थे वो नेवर लर्न टू स्ट्रे, वो कभी भी मतलब उनको रास्ते से भटकने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब अपनी इच्छाओं को पूरे करने के लिए कभी रास्ते से भटकना नहीं पड़ा, यानी कोई गलत तरीका नहीं अपनाना पड़ा उनको कभी भी। तो गांव में रहे, सिंपल जिंदगी जिए, अपनी भावनाओं को अपनी विशेष को सिंपल तरीके से पूरा किया, कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी शहरों की भागदौड़ से दूर रहे, तो गांव में सिंपल वे में रहे। एंड अलोंग द कूल सिक्वेस्टर्ड वेल ऑफ लाइफ, और वो एक तरह से उनकी गांव की जिंदगी कैसे रही, सिक्वेस्टेड मतलब सिक्लूडेड, अलग थलग, वेल ऑफ लाइफ, कूल, कूल का मतलब शांत बोल सकते हो आप, कि शांत जिंदगी रही है उनकी, जो गांव में रहकर शहरों की भागदौड़ से दूर शांत जिंदगी उन्होंने बिताई। दे केप्ट द नॉइजलेस स्टैंडर्ड ऑफ देयर वे, यानी उन्होंने जो शोर शराबा वाली जिंदगी थी ना, उनको दूर रखा अपने रास्ते से, यानी मतलब अपनी जिंदगी से दूर रखा। तो यहाँ पर एक गांव की जिंदगी और शहरी जिंदगी का कंपैरिजन हो रहा है इन 4 लाइन में, कि कहाँ शहर में भाग दौड़ में फंसते, हर छोटी छोटी चीजों के लिए झगड़ते, गांव में उनको अपनी अच्छाएं आराम से पूरी हो जाती थी नॉर्मल तरीके से, कोई गलत काम करना नहीं पड़ा, और जिंदगी बहुत शांति से गुजरी, कोई शोर शराबा नहीं यहाँ पर, शांति से, है ना। अब भी आप देख लो बहुत से लोग गांव शहरों से गांव की तरफ भागते हैं शांति की जिंदगी के लिए, या फिर परमानेंटली नहीं रहते तो कम से कम 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए जाते हैं लोग गाँव की तरफ, ताकि वहाँ शांति से कुछ टाइम पल मतलब बिता के आ पाए शहरों की जिंदगी से दूर जाके। तो ये चीज़ पहले भी हुआ करती थी। तो येट इवन, अब आगे देखिए, येट इवन दीज बोन्स फ्रॉम इंसल्ट टू प्रोटेक्ट सम फ्रेल मेमोरियल स्टिल इरेक्टेड हाई। परंतु देखो अब ऐसा है कि ठीक है, इन लोगों की डेथ हो गई, इनको दफना दिया गया, पर अब इनको दफना दिया गया तो इनको इंसल्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि इनकी कोई बेइज्जती ना हो, इनको मतलब कोई इस तरह से ना देखे कि भाई इनके ऊपर तो कुछ भी नहीं किया गया, कोई मेहनत नहीं की गई, तो देखो इनको इंसल्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए फिर भी लोग, गांव के लोग, मतलब इनके रिश्तेदार वगैरह, अब वो इतने पैसे वाले तो थे नहीं कि कोई बहुत अच्छी मतलब मेमोरियल ऊपर से बनवाए, कोई निशान बनवाए, कोई स्मृति चिन्ह बनवाए, है ना। तो उनको इंसल्ट से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, सम फ्रेल मेमोरियल स्टिल इरेक्टेड आए, कि एक फ्रेल मेमोरियल का मतलब होता है एक कमजोर सा, एक नॉर्मल सा स्मृति चिन्ह इनके ऊपर गड़वा दिया, मतलब इनकी कब्रों के ऊपर गड़वा दिया उन्होंने, कि कम से कम ऐसा ना समझे, कि ये ना सोचे कि भाई एक नॉर्मल सा स्मृति चिन्ह भी नहीं लगाया तो इंसल्ट हो जाती है ना एक तरीके से। तो वैसे इंसल्ट से बचाने के लिए इनके जो जो भी क्लोज वंस थे, चाहे फैमिली मेंबर्स हो चाहे गांव वाले हो, उन्होंने एक फ्रेल मेमोरियल इनके ऊपर इरेक्टेड, यानी ऊपर गड़वाया है, बनवा दिया, ठीक है, विद अनकाउथ राइम्स। और उस पर क्या लिखा हुआ है, अनकाउथ राइम्स एंड शेपलेस स्कल्पचर डैग्ड, मतलब ऐसी कविताएं लिखी है, मतलब जो लाइंस लिखी गई है ना उनकी मेमोरी में, जो भी कुछ लिखा गया है वो अनकाउथ है, मतलब किसी इलिटरेट पर्सन ने लिखा है, या फिर लेस लिटरेट बोल सकते हो, जिसको कम पढ़ा लिखा हो, ऐसे किसी पर्सन ने वो लाइनें लिखी है। एंड शेपलेस स्कल्पचर डैग्ड, और क्योंकि जो जैसे मेमोरियल कोई पत्थर लगवाया है कब्र के ऊपर, या फिर ऐसी चीजें लगवाई हैं, तो वो उनका आकार भी ठीक नहीं है, शेपलेस है एक तरह से बोल सकते हो आप, तो प्रॉपर वे में नहीं है, क्योंकि अब पैसे वाले थे नहीं, तो जैसा बन गया वैसा बनवा के लगा दिया, और जो जैसा लिखा आ गया वैसे लिखवा दिया। इम्प्लोर्स द पासिंग ट्रिब्यूट ऑफ हिज आय, अब जो अब उनको देख के, ऐसी कब्रों को देख के क्या होता है कि कोई बगल से गुजरता हुआ व्यक्ति होता है, वो अक्सर उनको देख के एक तरह से तरस खा सकता है, थोड़ा सा उनपे देख के उनको उसकी भावनाएं उसकी बाहर निकल के आ सकती है, वो थोड़ा सा श्रद्धांजलि देता है और पढ़ लेता है कि हाँ इन नॉर्मल कब्रों पे क्या लिखा हुआ है। ऐसे पास से गुजरते हुए व्यक्ति अक्सर ऐसी कब्रों पे रुक के देख लिया करते हैं, अपने एक श्रद्धांजलि देते हैं। देयर नेम देयर ईयर्स स्पेल्ड बाय द अनलिटरेड म्यूज, अब कोई ऐसा अनलिटरेड म्यूज का मतलब है कोई अनपढ़ कवि, ऐसा कोई व्यक्ति हो, उसने इनके नाम इनके साल लिखे हैं इनकी कब्रों के ऊपर तो स्पेलिंग गलत कर दी एक तरीके से, आप ये कह सकते हो गलत स्पेलिंग लिख दी है नामों की, डेट वगैरह की, साल की, सब गलत लिख दी है इनके कब्रों के ऊपर, जो मेमोरियल लिखा हुआ है उस पर द प्लेस ऑफ फेम एंड एनर्जी सप्लाई। और जो आप मतलब अब ऐसी जगह है प्लेस ऑफ फेम एंड एनर्जी सप्लाई, मतलब ये समझ लो कि ये जो मेमोरियल इनके ऊपर लिखे हुए हैं इनकी कब्रों के ऊपर, उससे उनको पर्याप्त फेम, फेम का मतलब बस कि हाँ ये पर्सन कौन है क्या है, इतनी जानकारी मिल जाती है। फेम का मतलब है प्रसिद्धि नहीं है, या फेम का मतलब है कि हाँ इतना पता लग जाता है कि हाँ ये पर्सन वो था, ये वो था। और एलर्जी सप्लाई, और लोगों में उसको देख के दुख की भावना जाग जाती है। मतलब ये जो मेमोरियल इनके गांव वालों ने, इनके रिश्तेदारों ने लगवाए इनके ऊपर, वो इतने सिंपल है कि उनसे ये 2 भावनाएं जरूर जाग जाती है कि हाँ ये पर्सन कौन था, ये पता लग जाता है, प्लस थोड़ी दुख की भावना आ जाती है उसको देख के। बाकी उनके नाम उनके साल तो सब गलत लिखे हुए हैं। एंड मैनी होली टेक्स्ट अराउंड शी ट्रूज, और काफी आप कह सकते हो पवित्र टेक्स्ट, यानी कि जैसे बाइबल वगैरह है वहां से लाइनें उठा के इनके ऊपर
लिख रखी है। मैनी अ होली टेक्स्ट अराउंड सी स्टोरी, मतलब इन पत्थरों पे बाइबल से लाइनें उठा के लिख रखी है, बाइबल जैसी जो पवित्र ग्रंथ होते हैं ना उनसे लाइनें उठा के लिख रखी है। दैट टीच द रस्टिक मॉरलिस्ट टू डाई, और वो लाइनें अक्सर गांव की, रस्टिक मतलब गांव के लोगों को सिखाती हैं। क्या सिखाती है? मरना सिखाती है। अब कोई सोचेगा मरना क्यों, कैसे सिखाएंगे भाई? अरे मतलब आई मीन पोएट कहना चाहता है कि बेसिकली उनको सच का सच बताती, सॉरी डेथ का सच बताती हैं कि मरना है तो किस तरह मरना है। आई मीन कि गांव के लोगों को ये पता चलता है कि जो डेथ है ना वो तो अल्टीमेट रियलिटी है। ग्रंथों में ये तो लिखा हुआ है कि मृत्यु तो अंतिम सत्य है। तो डेथ का सच बताती है कि मरो, खुशहाली से मरो, खुश होके मरो, जिंदगी में अच्छे काम करके मरो। तो उनको डेथ का सच बताती है वो लाइनें, जो बाइबल से या फिर दूसरे ग्रंथों से उठा के इन कब्रों के ऊपर डाल रखी है। वो गांव के लोगों को इन चीज़ों की शिक्षा देती है डेथ के बारे में। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में अभी इतना ही है। मैं बचा हुआ जो लेक्चर होगा ना वो थर्ड वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। ये पोएम कंप्लीट हो जाएगी थर्ड वीडियो में, ठीक है? ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए। टिल देन गुड बाय।